हाँ बेटा, अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों में पहला नियम है आपका स्नो का नियम। देखो बेटा, ऑरेस्टर के प्रयोगों में भी मैंने इसको डिफाइन किया था। स्नो का नियम, इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर, यदि किसी चालक में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित की जाए, साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित की जाए, तो उस चालक तार के ऊपर रखी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव एंड पोल किधर चला जाएगा? वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, स्नो का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक की दिशा ज्ञात की जाए। स्नो का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक के ऊपर रखी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर होगा? पश्चिम की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है। ये कौन सा होगा आपका? स्नो का नियम। दूसरा नियम, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम क्या है बेटा? इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। कोई धारावाही चालक है, मैं मान लेता हूं धारावाही चालक ये है। इस चालक में धारा का प्रवाह किधर से? नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। ये कोई धारावाही चालक है, इस चालक में धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस चालक के कारण किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं बात करना चाहूं, दाहिने हाथ का नियम यूज करूंगा। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए। धारावाही चालक ये था, इस चालक में धारा किधर से किधर जा रही है? नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। मैंने इस चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ लिया। इस प्रकार पकड़ा जाए कि चालक में प्रवाहित धारा अंगूठे की दिशा में हो। मैंने धारा बताई थी नीचे से ऊपर, तो अंगूठा ये है। देखो, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि पकड़ लिया कि उस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा, उंगली ऐसे मुड़ी हुई है ना, ये मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा। इट मीन यदि आप किसी चालक में धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करोगे, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय धाराओं के रूप में इस प्रकार होगा। बड़ा गजब पॉइंट है, आप देखिएगा यहां आपके पास ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की धारा मेरी तरफ यूं है ना, यूं है। अगर मैं यहां देखना चाहूं तो यहां चुंबकीय क्षेत्र यूं है ना, यही तो चल रहा है, नहीं यहां यूं हो गए। इस स्थान की बात करना चाहूं तो इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र यूं है, यूं। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र यूं है। देखो, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अपोजिट अलग अलग है। यहां ऐसे चल रहा है, इस स्थान पर मेरी ओर है, जबकि इस स्थान पर इधर बाहर की ओर है। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन कैसी हो गई? जस्ट अपोजिट हुई। चलो और देखो, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं है, जबकि इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं है या नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? धारावाही चालक के दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में सारी दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक, देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को मैं दो प्रकार से डिनोट करता हूं।
एक तो चुंबकीय क्षेत्र को मैं डॉट से डिनोट करता हूं, एक चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्रॉस से डिनोट करता हूं। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत, यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घुस रहा है, इसको मैं कागज का तल मान लेता हूं। कागज के तल में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर घुस रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, इसका मतलब क्या हो गया, वह चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बेटा, प्रवेशित। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर प्रवेशित है तो उस चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से डिनोट करेंगे। और यदि आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत है लेकिन अंदर की ओर प्रवेश न करके बाहर की ओर निकल रहा, इसका मतलब आप यहाँ हैं, आपकी ओर आ रहा है, पास में आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, अपनी ओर प्रवेश, अपनी ओर निकलता हुआ, यही होगा। देखिएगा, यदि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, अंदर की ओर प्रवेशित है तो क्रॉस से डिनोट करेंगे, और बाहर की ओर निर्गत है, निकलता हुआ है, इसका मतलब इसमें से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो आप किससे डिनोट करोगे, डॉट से डिनोट करोगे। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स बताता हूं बेटा। आप सोचिएगा, रेलवे स्टेशन पर है, ट्रेन आके और गई, इसका मतलब ट्रेन गई, जैसे ट्रेन इधर से आई और ऐसे चली गई, आप यहाँ ट्रेन गई, इसका मतलब क्या हो गया, अंदर की ओर गई ना, कैसा हो गया, अंदर की ओर। ऐसे आप पीछे से देखेंगे तो ट्रेन के पीछे क्या दिखाई देता है, आपको क्रॉस दिखाई देता है। तो जैसा ही कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करे, अंदर की ओर प्रवेश करने का मतलब आपसे दूर जाना, आपसे दूर जाना, ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो उसके पीछे क्या दिखेगा, क्रॉस। अगर ट्रेन आपके उधर से आ रही है, 2 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब वहां से आएगी तो एक ट्रेन का एक इंजन दिखेगा, इंजन का छोटा सा मुंह दिखेगा, छोटा सा मुंह कैसा हो गया आपका, ये डॉट हो गया, ये हो गया। तो मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र को दो प्रकार का है, एक तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करता है तो क्रॉस से, और बाहर की तरफ निकलता है तो डॉट से व्यक्त करेंगे। चलो बेटा, अब हम पढ़ा रहे थे आपको दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि चालक में प्रवाहित धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगी। आप देखो, ये धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो देखो बेटा, मैं इस तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ूंगा, तार ये है ना, ऐसे इस प्रकार पकड़ लिया, इस प्रकार पकड़ूंगा तो देखो मेरी उंगलियां इस स्थान पर अंदर की ओर जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही है ना, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यूं ही होगा, ऐसे पकड़ूंगा तो ये पकड़ लिया, चुंबकीय क्षेत्र यूं है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है आपका, अंदर की ओर है, किधर है बेटा, अंदर की ओर। और जब भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को मैं व्यक्त करूंगा किससे बेटा, क्रॉस। अगर बिंदु P की जगह यहाँ कोई दूसरा बिंदु Q होता तो बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती, उसे देखिएगा। वही दाहिने हाथ से पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ लिया, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, इस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं घुस रही हैं, इस स्थान से निकलेंगी, और जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे तो इनको अपन क्या बोलेंगे, निर्गत चुंबकीय क्षेत्र हो। इसे किससे व्यक्त करेंगे बेटा, डॉट से व्यक्त करेंगे, किससे, डॉट से, ठीक है। चलिएगा, अगला तीसरा नियम है आपके पास वृत्तीय धाराओं का नियम। वृत्तीय
वृत्तीय धाराओं का नियम। देखो बेटा, वृत्तीय धाराओं का नियम क्या है? वृत्तीय धाराओं का नियम, देखो इस नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, ये धारावाहिक कुंडली हो गई आपको। इस कुंडली में धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है ऐसे, तो इस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो ज्ञात करनी। देखो वृत्तीय धाराओं का नियम, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए, दाहिना हाथ इस प्रकार फैलाया जाए कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को डिनोट करें। धारा ऐसे जा रही है तो उंगलियां भी ऐसे, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को डिनोट करें, तो आपका अंगूठा किस बात को डिनोट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो अंगूठा किस बात को डिनोट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे आपका बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं किससे डिनोट कर दूं? बाहर की तरफ निकल रहा है तो मैं डॉट से डिनोट करूंगा। किससे? डॉट से। आप सोचो यही, अगर इसी स्थान पर आपके पास ये कुंडली है ना, इस कुंडली में धारा ऐसे, ये कुंडली है, इस कुंडली में धारा ऐसे ना प्रवाह होकर ऐसे प्रवाहित हो जाए, तो अब देखो मेरी उंगलियां इस प्रकार काम कर रही हैं क्या? नहीं, उंगलियों की दिशा और धारा की दिशा अपोजिट है। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा? मैं इसको ऐसे करूं, देखो उंगलियां इसी हिसाब से आ रही नहीं आ रही, उंगलियां ऐसे आ रही, धारा की दिशा में आ गई, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र में। इसका मतलब अंगूठे की दिशा की धारा अंदर की ओर है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अंदर की ओर होगी। इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं किससे डिनोट करूंगा? क्रॉस। मैंने आपको रेस्टर के प्रयोग में बताया था कि धारा की दिशा बदलने पर, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। यहाँ भी बदल रही है, और यहाँ दाहिने हाथ के नियम से, अंगूठे के नियम से देखूंगा तो यहाँ पर भी बदलती है। देखो यदि धारा आपकी नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, आपने दाहिने हाथ से इसको इससे पकड़ा है, तो अगर अंगूठा आपकी धारा की दिशा को डिनोट करेगा तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेंगी। इसका मतलब अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे? ऐसे है या नहीं? अगर इसी स्थान पर धारा की दिशा चेंज कर दी, धारा की दिशा चेंज हुई, तो अब चुंबकीय क्षेत्र पहले ही कैसे हो गया? अपोजिट हो गया। मतलब धारा की दिशा चेंज करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक बेटा, चलो अब देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा आपको। आप सोचो ये कोई तार है, ये कुंडली हो गई, इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय केंद्र बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। देखो धारा की दिशा दे दी उसने ऐसे, यार ये वृत्ताकार मार्ग में धारा जा रही है, तो वृत्तीय धारा का नियम लागू करूंगा। तो देखो अंगूठा जब धारा ऐसे जाएगी तो यहाँ भी धारा ऐसे आएगी, मैं उंगलियों को ऐसे करूंगा, नहीं आ रही ना धारा, और उंगलियों की दिशा से। अब देखो उंगलियां और धारा की दिशा सेम है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? अंदर की ओर, और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ऐसे ही होगा प्रवेशित चुंबकीय क्षेत्र। कोई समस्या थोड़ी है, चलिएगा आगे। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं, वृत्तीय धाराओं का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की कोई दिशा होगी, वो दिशा ज्ञात करते हैं। दिशा दाहिने हाथ से ज्ञात करते हैं। वो दाहिने हाथ से कैसे ज्ञात करते हैं? इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि, कैसे फैला रहे हैं देखिएगा, इस प्रकार फैलाया जाए कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को डिनोट करें, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा।
ये दोनों नियम एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर अंगूठा धारा की दिशा को डिनोट करे तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेंगी। अगर उंगलियां धारा की दिशा को डिनोट करें तो अंगूठा किसको डिनोट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करेगा। आप देखो यहाँ धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के हमेशा कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं, लंबवत। धारा और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के मध्य हमेशा थीटा का मान कितना रहेगा? 90 रहेगा बेटा, है ना। चलिए आगे चौथा नियम है मैक्सवेल का और पेच का नियम, स्क्रू पेच का नियम, पेच का नियम। मैक्सवेल का स्क्रू पेच का नियम, है ना। देखो बेटा, इस नियम के अनुसार किसी दक्षिण हस्त पेच को, ये आपके पास ऐसे सोचो, इस नियम के अनुसार पेच का नियम, इस नियम के अनुसार किसी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, मैं पेच को घुमा रहा हूं ना, इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच के आगे, देखो मैं ऐसे कस रहा हूं, इस पेच को कस रहा हूं तो पेच किधर जाएगा? आगे आगे जाएगा, है ना। ऐसे मैं बोल रहा हूं पेच का नियम, इस नियम के अनुसार किसी दक्षिण हस्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, ऐसे घुमा रहा हूं, इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच के आगे बढ़ने की दिशा, पेच आगे जा रहा है ना, पेच के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा को डिनोट करे, धारा की दिशा को डिनोट करे, तो पेच को घुमाने की दिशा होगी वो किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगी। अरे यार मैं ऐसे बात कर रहा हूं, आप गौर देखो, दाहिने हाथ का अंगूठा है, ऐसे ही तो कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं तो पेच आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब धारा, ये धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा को डिनोट करता है। तो पेच को जैसे मैं घुमाऊंगा तो घुमाऊंगा कैसे? उंगलियों के अनुसार, जैसे उंगलियां जाएंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेंगी। मतलब ये दोनों नियम एक दूसरे के सेम क्या हैं? लैंग्वेज अलग है लेकिन सेम पूरक हैं। आगे चले आगे, एक और होता है मेरे पास पांचवा नियम, लास्ट नियम है पांचवा नियम। बेटा आपके सिलेबस में बुक में नहीं दे रखा लेकिन मैं फिर भी कराता हूं, एम्पियर का नियम, एम्पियर का तैरने का नियम, एम्पियर का तैरने का नियम। ये एम्पियर का तैरने का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि कोई तैराक, इस नियम के अनुसार यदि कोई तैराक, तैराक का मतलब होता है तैरने वाला, इस नियम के अनुसार यदि कोई तैराक साउथ से दक्षिण से उत्तर की ओर तैरता है, साउथ से नॉर्थ की ओर तैरता है, तो उस तैराक का मुंह पश्चिम की ओर होगा। इसका मतलब आप देखो, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, मैं ऐसे तैर रहा हूं तो मेरा मुंह किधर होगा? वेस्ट की ओर, इस प्रकार से, है ना। इस नियम के अनुसार यदि कोई तैराक साउथ से नॉर्थ की ओर तैरता है तो उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा। बेटा ये तैरने का नियम, एम्पियर का तैरने का नियम और स्नो का नियम सेम है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर, या इसका मतलब वो तैर रहा है वो साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना, इसका मतलब ये धारा की दिशा होगी। फिर उसमें तैर रहा है तो उसका मुंह किधर हो रहा है? पश्चिम की ओर हो रहा है, इसका मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सेम कंडीशन है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है तो उस चालक के ऊपर रखी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर चला जाता है? पश्चिम की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है, पश्चिम की ओर चला जाता है। ठीक बेटा, चलो यहाँ दो बात और याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बेटा, हमने ओरेस्टेड के प्रयोगों से यह फाइनल कर दिया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करोगे,
यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करोगे तो उस चालक में क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता है चालक में धारा का प्रभाव कब होगा? जब उस चालक में आवेश गति करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? गतिमान आवेश आपका कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना? देखो मैं यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। स्थिर आवेश प्रथम चैप्टर में पढ़ा था आपने। स्थिर आवेश हमेशा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश स्थिर ना होकर कौन सा आवेश हो जाए बेटा? गतिमान आवेश हो जाए। तो देखो गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। गतिमान आवेश E व V दोनों ही उत्पन्न करेगा। बेटा आपने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था प्रत्येक आवेश या आवेशित पिंड के चारों ओर उसका एक प्रभाव क्षेत्र होता है। प्रत्येक आवेश या आवेशित पिंड के चारों ओर उसका एक प्रभाव क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है। इस बल को विद्युत बल कहते हैं एवं इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना? तो मैंने वहां पढ़ाया था आपको प्रत्येक आवेश या आवेशित पिंड के चारों तरफ उसका एक प्रभाव क्षेत्र है। इस प्रभाव क्षेत्र को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब आपके पास आवेश चाहे तो विराम अवस्था में हो, चाहे आवेश गतिमान अवस्था में हो, दोनों ही कंडीशन में आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। यदि आवेश विराम अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, गतिमान अवस्था में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन यहाँ आवेश गति भी दो प्रकार से कर सकता है। एक तो त्वरित गति कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये आवेश है, ये v वेग से गति कर रहा है, लेकिन इसके अंदर त्वरण नहीं है। त्वरण नहीं है इसका मतलब नियत वेग से गति कर रहा है। वेग कैसा है? नियत। कि वो आवेश v वेग से नियत वेग से गति कर रहा है। जब नियत वेग से गति करेगा तो उसमें कोई त्वरण नहीं होगा। तो ये आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के साथ में कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक बेटा, आगे चलो। आपका आवेश है Q, v वेग से गति कर रहा है, लेकिन वेग कैसा है आपका? नियत नहीं है, परिवर्ती है। परिवर्ती वेग है। इसका मतलब जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण का मान शून्य नहीं होगा। इसका मतलब वह आवेश कैसा हो गया? त्वरित आवेश। कैसा हो गया? त्वरित आवेश। मतलब उस आवेश में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। याद रखना, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। नियत वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और त्वरित आवेश आपके पास विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और EMW भी उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा के रूप में। इसका मतलब त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी जनरेट करता है। ठीक है बेटा, चलो हमने क्या देखा? स्थिर आवेश, ये स्थिर आवेश है। स्थिर आवेश समय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, है ना? अगर गतिमान आवेश है और उसका वेग नियत है, इसका मतलब त्वरण नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र
और यदि त्वरण है, इसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये कौन आ गया आपके पास? विद्युत क्षेत्र। ये कौन आ गया? चुंबकीय क्षेत्र। ये कौन आ गया? विद्युत चुंबकीय तरंग। बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा कार्य है। आपको पता होगा सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अर्थात फोटोन के रूप में आता है। और प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ठीक, चलो धन्यवाद आज के लिए।